हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक एसएससी एमटीएस में जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों का यहाँ पर एनालाइज करने जा रहे हैं। जो लोग पेपर देकर आए हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हैं, और जो लोग अभी नहीं दिए हैं उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी भारतीय संस्कृति और धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात कर लें कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 मतलब 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। आगे देखते हैं। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच स्थित है? कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? हिमालय। हिमालय जो है भारत और तिब्बत के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। और इसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माना जाता है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। अगर बात कर लें कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला किसकी है, तो हिमालय की है। वह श्रृंखला का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। और अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक धरोहर इसे विशेष बनाती हैं। आगे देखते हैं। कौन सा देश सूर्य का उगता हुआ देश कहलाता है? कौन सा देश सूर्य का उगता हुआ देश कहलाता है? तो राइट आंसर क्या है? जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान को उगता हुआ सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम निप्पन या निहोन का अर्थ सूर्य का स्रोत होता है। चलिए आगे देखते हैं। जापान का नाम दोस्तों निप्पन से पड़ा है, जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, इसलिए इसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। कौन सा महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? कौन सा महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? तो प्रशांत महासागर जो है दोस्तों, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 63 मिलियन वर्ग मील मतलब 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह कई द्वीपों और देशों को शामिल भी करता है। अगर बात कर लें कि सबसे गहरी गर्त किस महासागर की है, तो प्रशांत महासागर की। कौन सी है? तो मैरियाना गर्त जो है दोस्तों, वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जो सबसे गहरी गर्त है। आगे देखते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। यह विद्रोह देश के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की थी? तो राइट आंसर क्या है? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया, जो नमक कानून का विद्रोह करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने जिंदगी का सच्चा सुख पर जोर दिया? किस मुगल सम्राट ने जिंदगी का सच्चा सुख पर जोर दिया? तो राइट आंसर क्या है? अकबर।
अकबर महान ने दिया था। अकबर ने अपनी नीतियों और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और जिंदगी का सच्चा सुख का अर्थ समझाया, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान करना शामिल था। आगे देखते हैं, वह कौन सा आंदोलन स्वराज्य का नारा लेकर आया? कौन सा आंदोलन जो है स्वराज्य का नारा लेकर आया? तो राइट आंसर क्या है? असहयोग आंदोलन जो था वो स्वराज्य का नारा लेकर आया था। इसमें दोस्तों क्या था, गांधी जी ने कहा था कि आप ब्रिटिश जो सरकार है उसका कोई भी सामान यूज नहीं करोगे, जिसके कारण उसका लॉस हो, उस सरकार का लॉस होगा और वो हमारे भारत को छोड़कर चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है दोस्तों वही बताए जो कोई भी सामान उनका नहीं यूज करना है, यही आंदोलन में था, जिसके कारण उनका जब यहाँ पर कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ब्रिटिश जो थे दोस्तों वो भारत छोड़कर चले जाएंगे, यही इसमें कहा गया था। आगे देखते हैं, भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन कब हुआ? तो राइट आंसर क्या है? 1947। इससे पहले दोस्तों भारत से म्यांमार अलग हो चुका था, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो ज़्यादा इसे दोस्तों दुख की बात कह सकते हैं, ज़्यादा भारत को क्षति पहुंची थी। भारत का विभाजन 15 मार्च 1947 को हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। यह विभाजन सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक असहमति का परिणाम था। किसका परिणाम था? ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप सभी याद करिएगा। यह विभाजन सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक असहमति का परिणाम था। ये आपसे सीधे पूछा जा सकता था, आखिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर क्या है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति को अगर बात कर लें शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। 60 में इनकी शपथ का वर्णन किया गया है। 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 61 में। 61 में क्या होगा, अगर राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा दोस्तों अभी तक कोई हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं हुए जिनके जो दोस्तों महाभियोग के द्वारा हटाए गए हों। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वे पुनः चुनाव में भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। आज तक केवल दोस्तों भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो 2 बार राष्ट्रपति भारत में बना हो। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वैसे तो दोस्तों 395 लोग सब बताते हैं, लेकिन अगर बात कर लें कि संशोधन के अनुसार कितने हो गए हैं, तो संशोधन के अनुसार दोस्तों 448 हो गए हैं। मुख्य रूप से दोस्तों अभी लिखे आपसे कुल लिखित में 395 मिलेगा, लेकिन अगर पूछा जाए संशोधन के अनुसार बताएं कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो 448 हो गए हैं। भारतीय संविधान में मौजूदा समय में 448 अनुच्छेद हैं जो विभिन्न विषयों पर नियम और कानून निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं, किस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाता है? किस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाता है? तो सभी विधेयक भेज सकते हैं राष्ट्रपति जी। आगे देखते हैं, सभी विधेयक चाहे वो लोकसभा में पास हुए हों या राज्यसभा में अंततः राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के लिए भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूर या स्वीकार या वापस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राज्यों के पुनर्गठन का पहला आयोग कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? सज्जन आयोग। कौन सा? सज्जन आयोग था। सज्जन आयोग जिसे 1953 में स्थापित किया गया राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है? भारत में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 352। 352 के तहत भारत में आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकाल की घोषणा करते हैं। क्वेश्चन
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो राइट आंसर क्या है? न्यायमूर्ति रितु बहारी। कौन बनी है? न्यायमूर्ति रितु बहारी जी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनी है। चलिए आगे देखते हैं अब। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राइट आंसर क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर जो है भारत का एक घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर क्या है? सिंधु नदी की। किसकी है? सिंधु नदी की दोस्तों जो है ये नुब्रा और श्योक नदी जो है सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी को दोस्तों पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और सिंध समझौता भारत और जो है पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। और किसने कराया था? तो विश्व बैंक ने कराया था। चलिए आगे देखते हैं। तिहान ए दसेन किस देश का त्यौहार है? तिहान ए दसेन किस देश का त्यौहार है? तो राइट आंसर इसका क्या है? नेपाल। किस देश का है? नेपाल देश का तिहान ए दसेन जो है यह त्यौहार है। अगर बात कर ले दोस्तों लोसर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, जो आप सभी के एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया था, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तक्षशिला की खुदाई की पुरातत्वविद किससे संबंधित हैं? तक्षशिला की खुदाई किस पुरातत्वविद से संबंधित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तक्षशिला की खुदाई हुई है वो किस पुरातत्वविद से संबंधित है, ये आपसे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? सर जॉन मार्शल। किसके नेतृत्व में खोदी गई थी? सर जॉन मार्शल की। अगर बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था। इसी कारण ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। सिकंदर ने पंजाब पर कब्जा कब किया और उसकी मृत्यु कब हुई थी? ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या है? सिकंदर ने पंजाब पर 326 ईस्वी में कब्जा किया। पंजाब में दोस्तों इसे कब्जा करने से पहले जो है इन्होंने जो है तक्षशिला गए थे। तक्षशिला पर वहाँ अम्बी कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया और सहयोगी बनने की बात रखी, जिसके कारण सिकंदर ने उनको सहयोगी बना लिया। उसके बाद इन्होंने पंजाब पर हमला किया। वहाँ के राजा जो पोरस थे उनके साथ इनकी युद्ध हुई, और जिसमें दोस्तों पोरस की हार हुई, लेकिन उन्होंने इनकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण इनकी सेना जो है भयभीत हो गई और मगध जाने से मना कर दिया। और ये जो है दोस्तों 1 साल कुछ महीने भारत में रुके थे। उसके बाद ये भारत से वापस जाने लगे। वापस जाने के क्रम में 10 जून 323 BC में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 10 जून 323 BC में इनकी मृत्यु हुई। और उन्होंने पंजाब का कब्जा कब किया? तो 326 BC में इन्होंने कब्जा किया था। आगे देखते हैं अब। कौन सी चीज़ क्रोमोसोम को रंगीन करती है? कौन सी चीज़ क्रोमोसोम को रंगीन करती है? तो राइट आंसर क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है दोस्तों वो क्रोमोसोम को रंगीन करती है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आते हैं? प्राकृतिक भूकंप जो है पृथ्वी के किस परत में आते हैं? तो राइट आंसर क्या है? स्थल मंडल में। कहाँ पर आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं। आगे देखते हैं। नृत्य के लिए जुगनू किसकी आत्मकथा है? नृत्य के लिए जुगनू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नृत्य के लिए जुगनू किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति की है। किसकी है? यामिनी कृष्ण मूर्ति की है। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा बार T20 महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? सबसे ज़्यादा बार महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आगे देखते हैं। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? तरबूज का मॉडल। जे थॉम्सन ने कौन सा मॉडल दिया था? तरबूज का मॉडल दिया था। आगे देखते हैं। किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा? किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा?
तो राइट आंसर क्या है, मिहान ए सिराज जो है इन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा। चलिए आगे देखते हैं अब। बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है, तेलंगाना। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। बथुकम्मा त्यौहार एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। अलरमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? किसका दोस्तों? अलरमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर क्या है, भारतनाट्यम। किस शास्त्रीय नृत्य से? भारतनाट्यम से है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या है, अरुण सिन्हा को। किसे? अरुण सिन्हा जी को जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषि और पशुपालन का संगठन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कृषि और पशुपालन का संबंध कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 48। और प्रस्तावना का भाग है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ाया गया है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ाया गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, 2030 तक। कब तक बढ़ाया गया है? 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? मतलब पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कितने % जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो राइट आंसर क्या है, 4.91%, 4.91% दोस्तों यहाँ पर वृद्धि दर हुई थी। और केरल की अगर बात कर लें साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पर साक्षरता दर जो है दोस्तों वो 94% है। कितना? 94% दोस्तों जो है यहाँ पर साक्षरता दर है। आगे देखते हैं। अगर वहीं बात कर लें कि वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई थी, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगर यह पूछा जाए तो आपका राइट आंसर दिल्ली होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में था? तो लक्षद्वीप में है। ये भी आप याद रखिएगा। अंडे का रंग सफ़ेद क्यों होता है? ये आपसे से पूछा गया था। अंडे का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो अंडे में उपस्थित प्रोटीन और पानी के कारण ही दोस्तों अंडे का रंग जो है सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं। अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है, ईस्ट। क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय उपद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा था? भारतीय उपद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा था। कौन बनवाया था? तो इनकी पत्नी ने बनवाया था। कहाँ पर है ये? तो दिल्ली में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत में महिला एशिया ODI कप की मेजबानी कब की गई थी? भारत में महिला एशिया ODI कप की मेजबानी कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है, 2006 में। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है, 1978 ईस्वी में। कब की थी? 1978 ईस्वी में की थी। भारत की महिलाओं ने सर्वप्रथम 1978 में जो है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। और पहली बार कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। आगे देखते हैं। मंत्र किस में शामिल होते हैं? मंत्र जो है किस में शामिल होते हैं? पुराणों में, वेदों में। तो राइट आंसर क्या है, वेदों में शामिल होते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितने सूक्त हैं? 10-28 इसमें सूक्त हैं। और भाग कितने हैं दोस्तों? तो 10 भाग हैं। पहला और 9वां भाग दोस्तों, 10वां भाग जो है सबसे बाद में जोड़ा गया। ये भी आप याद रखिएगा। रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? रानी की वाव
कहाँ पर स्थित है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या है, तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने लोग कृषि से संबंधित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने लोग जो हैं कृषि से संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या है, 54.6%, 54.6% दोस्तों जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित हैं। और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यही क्षेत्र है। इकोनॉमिक्स में आज भी पढ़े होंगे, 3 क्षेत्र बताया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि से संबंधित कार्य होता है, और द्वितीयक क्षेत्र में जो है पुनर्निर्माण का काम होता है। जैसे कृषि से कोई वस्तु बनती है तो उसका मशीनीकरण करके दोस्तों दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे डॉक्टर जो सेवाएं देते हैं, बस से आप जो जाते हैं वो सेवाएं, होटल जो है सेवाएं हैं, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। तो राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A के तहत दोस्तों जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। अगर बात कर ले कौन सा संविधान संशोधन था, तो 86वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा, सॉरी दोस्तों 44, कौन सा संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है और अनुच्छेद 300A में इसे रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, ये आप सभी का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है, 15 मिलियन। कितना, 15 मिलियन लगभग सूर्य पृथ्वी से दूर है। आगे देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो राइट आंसर क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वहीं पर दोस्तों ये जो है इंदिरा पॉइंट पाई जाती है। अगर बात कर लें कि सबसे भारत के मूल भूमि में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। सबसे उत्तरी कौन सा है, इंदिरा कॉल है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑपरेशन फ्लड। किस नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सतलुज नदी घाट में सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी परियोजनाएं बनाई गई। सतलुज नदी घाट में सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना चलाई गई थी। आगे देखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समान नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या है, क्वार्टज। क्या है, क्वार्टज कहते हैं इसे। आगे अगला तो क्वेश्चन, हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हरिशंकर चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है, ये बांसुरी वादक है। एक प्रसिद्ध क्या है, बांसुरी वादक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। हाल ही में किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। तो राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराया था, तो बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, भारत इसमें हारा था। जीता कौन था, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीता था। अब वहीं बात कर लेगा T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ है, इसे किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर WPL की बात कर लें, IPL जो WPL वाला हुआ था दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप हुआ था IPL वाला, उसमें कौन सी टीम जीती थी, तो RCB जीती थी, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। मतलब यह पूछा गया था आप सभी से कि किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों 129 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 129 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगर बात कर लें सुप्रीम कोर्ट जो है, इसका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 124 से लेकर
कहाँ से 124 से लेकर 147 तक दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। इतने में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। जन्म कहाँ हुआ था? कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगांव के पास सेलभावी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धरमैया कोमकाली था। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ तक आप सभी के जो ऑप्शन थे कर्नाटक ही रहा होगा कि कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। यही आप सभी का आंसर रहेगा। लेकिन अगर और डीप दोस्तों पूछ लिया जाए तो आप सभी से भी याद रखिएगा कि कर्नाटक के बेलगांव के पास सेलभावी गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सेलभावी गांव में। अगर यह पूछा है कुमार गंधर्व का जन्म किस गांव में हुआ था तो सेलभावी गांव में हुआ था। पूछ सकता है दोस्तों, एग्जामिनर कुछ पता नहीं कितना डीप पूछ ले। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का। संविधान के अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 157 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किससे है? राज्यपाल की नियुक्ति से है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 152 में इनकी पद का वर्णन 152 में इनकी पद का वर्णन किया गया है। 153 में बताया गया कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या है? हरियाणा में है दोस्तों। आगे देखते हैं। पट्टी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? पट्टी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आपसे से पूछा गया था। तो भारत के लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आप याद रखिए। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप ही है। आगे देखते हैं। बाल विवाह कब समाप्त हुआ था? बाल विवाह कब समाप्त हुआ था? ये आपसे से पूछा जा रहा था। तो 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में बाल विवाह समाप्त हुआ था। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। एक या दो क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से आ ही रहे हैं। इसलिए चलिए आप सभी को बता देते हैं आखिर किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। पहला देख लीजिए भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारत जी ट्रिक से याद कर लें ताकि आपसे भी भूले ना। भारत जी जो थे वो राम से क्या करने गए थे? मिलन करने गए थे। भरत जी जो हैं वो श्री राम जी से क्या करने गए थे? तो मिलन करने गए थे। बीच का रूट वर्ड पकड़िए तो भरत मिलन। तो भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का है हो गया। और उत्तर प्रदेश कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले क्या नहीं करते? ये कभी थकते नहीं। उत्तर प्रदेश वाले क्या नहीं होते? कभी थकते नहीं। तो कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, इस प्रकार आप याद रखिएगा। उसके बाद मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी देखकर अंधा भी बता देता कि आप यह पूरी कैसी है? कच्ची है। तो कुची आंध्र प्रदेश को अंधे से ले दीजिए। कच्ची पूड़ी देखकर कौन बता देता है? अंधा भी बता देता है यह पूड़ी कैसी है? कच्ची है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब। कथकली, कथकली कहाँ का? केरल। मोहिनीअट्टम और केरल, कथकली कहाँ का है? केरल का। दो शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है? केरल में है। कौन कौन से? मोहिनीअट्टम और कौन सा दोस्तों? कथकली कहाँ का है? केरल का। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। सिंपल है। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिया असम का है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसे जरूर याद करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और असम सत्रिया कहाँ का है? असम का है। चलिए आगे देखते हैं अब। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किस कवि ने लिखा था? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किस कवि ने लिखा था? तो कल्हड़। किसने लिखा था? कल्हड़। राजतरंगी में दोस्तों इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा था।
हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी के मंदिर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? डुंगरी महोत्सव। कौन सा? डुंगरी महोत्सव मनाया जाता है। सुनील छेत्री ने किस वर्ष हैट्रिक लगाया था? सुनील छेत्री ने किस वर्ष हैट्रिक लगाया था? तो राइट आंसर है 2018 में। कब लगाया था दोस्तों? 2018 में लगाया था। शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर क्या है? कथक। देख सकते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन आ चुका है आप सभी का केवल शास्त्रीय नृत्य से। यूरिया का निर्माण किससे होता है? यूरिया का निर्माण किससे करते हैं या किससे होता है? तो किससे करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट से यूरिया का निर्माण करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कौन से कारण से मिट्टी बनती है? किस कारण से मिट्टी बनती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अक्षय के कारण से दोस्तों मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। किस स्थिति में नए स्पीशीज का निर्माण होता है? किस स्थिति में नए स्पीशीज का निर्माण होता है? तो नए स्पीशीज का जन्म दोस्तों 2 तरह से हो सकता है। एक, जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन जब होता है तभी दोस्तों नए स्पीशीज का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी योजना को कब तक बढ़ाया गया? स्मार्ट सिटी योजना को कब तक बढ़ाया गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इस बार दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना जो है इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। कब तक? 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी योजना को बढ़ाकर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पेंडा किस एग्रीकल्चर से संबंधित है? पेंडा किस एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो स्थानांतरण कृषि से। किससे? स्थानांतरण कृषि से दोस्तों संबंधित है। भारत में कृषि के इस अधीन रूप को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पमादवी या कोमन या सीधा कहा जाता है। जो पेंडा है दोस्तों, या आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो बेबर या दहिया किस एग्रीकल्चर से संबंधित है, तब भी आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? स्थानांतरण होगा, क्योंकि इन्हें दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहाँ हुआ था? पहला सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहाँ पर हुआ था? अगर बात करें पहला सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। अगर भारत में बात करें पहला सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछें तो लंदन में सबसे पहले हुआ था, लेकिन भारत में पूछें तो इलाहाबाद में होगा। और यहाँ भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई, ये आप सभी से पूछा जा रहा है, ना कि आप सभी से पूछा जा रहा था किसने की। अगर किसके शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगर बात करें किसने की, तो चाणक्य जी ने की थी। किसने? चाणक्य ने की थी। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये भी आप याद रखिएगा। सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में इन्होंने लहराई थी। चलिए आगे देखते हैं अब। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। लोसर कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई? तो इन्होंने दोस्तों कई पुस्तक लिखी है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट 2 मैंने ली है। सिलेक्शन डे और द काइट रनर अरविंद अडिगा जी की प्रमुख जो है पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं अब। एपीजे अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड किसे मिला? तो इसे 3 लोगों को मिला है। पहला मादली पी मथी साई जी को मिला है, दूसरा है यश शौर्या जी को, और तीसरा है यू दारा नीराज को। कौन कौन? मादली दी मथी साई जी,
यश सोहरिया हैं और यू दारा निराज जी हैं। आगे देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? टीके रंगराजन जी को। किसे? टीके रंगराजन जी को एपीजे अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं, ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसप ने। किसने? जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किसमें किया गया था? तो अशोक ने जो शिलालेख 200 बनवाए थे उसमें ब्राह्मणी लिपि का और खरष्ट लिपि का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। आगे देखते हैं, साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या है? बनारस घराने से। किससे है? बनारस घराने से संबंधित हैं। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना आता है। आगे देखते हैं, व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ख्वाजा अहरार का। किसका? ख्वाजा अहरार का बाबर जो समर्थक था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। दोस्तों मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर ने किससे युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, जिसके बाद दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी थी, पहला वह शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं, छिपकली का खून कैसा होता है? छिपकली का खून कैसा होता है? तो ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। बीडरफॉर्ड का आकार कैसा होता है? बीडरफॉर्ड का आकार कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है। कैसा? समचतुर्भुजकार होता है। स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या है? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 8,598 मीटर ऊंचाई है इसकी। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो 13 हैं। लोथर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी में बंदरगाह कहाँ से मिले थे? गुजरात से मिले थे। कौन सा? तो लोथर बंदरगाह था। ये भी आप याद रखिएगा। कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो भीम साहनी जी ने। किसने? भीम साहनी जी ने लिखा था। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु कौन माने जाते हैं? तो रुक्मणी जी जो है इन्हें भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का गुरु माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? तो महात्मा गांधी जी की। किसके? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर चलाया गया। कब चलाया गया था? 2023 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू जी। सीके नायडू जी जो थे भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान थे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी भारत क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। और वहीं बात कर लें कि अगर आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी थे। कौन? लाला अमरनाथ जो थे वो आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान बने थे। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? तो राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में थे। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश
के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का उदय हुआ था। दोस्तों जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदत्त, उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने धोखे से अपने राजा की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं अब। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन थे? जयदेव जी हैं। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 ईस्वी में भारत में जनगणना अधिनियम आया था। पहली जनगणना कब हुई थी? तो मियो ने कराई थी। कब कराई थी? मियो ने 1872 ईस्वी में पहली जनगणना कराई थी। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। किसने कराया था? रिपन ने कराया था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। ये भी आप याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सूत्रकणिका भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया गया है और इनका पहचान और निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये भारतीय अनुच्छेद 341 और 342 में इसे बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद दोस्तों 87(1) के तहत। लोकसभा का वर्णन भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा में दोस्तों जो है 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो राइट आंसर इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का जो 17 अक्टूबर को पेपर हुआ है, सभी शिफ्टों का दोस्तों एनालिसिस करने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्टों का दोस्तों जीके जीएस का यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप सभी ने पेपर देकर आया है भी तो आप सभी यहाँ पर अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। अगर आप सभी ने भी पेपर नहीं दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या है इसका? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो राइट आंसर इसका क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। यह शतक उन्होंने 12 मार्च 2012 को एशिया कप के दौरान मीरपुर के शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम में लगाया था। ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि सचिन तेंदुलकर ने कहाँ लगाया था? तो मीरपुर के शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम में इन्होंने लगाया था। आगे देखते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? AR रहमान को। किसे? AR रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी। कौन थे? JB कृपलानी जो थे दोस्तों, वो मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी क्वेश्चन था। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। क्या?
इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है इनसेट का फुल फॉर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो था दोस्तों वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था। अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला दिल्ली था। और सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप में है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 23 किले। कितने किले दिए थे? 23 किले दिए थे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. होम ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की है। किसकी? मेरी कॉम की। मेरी कॉम क्या है? भारतीय मुक्केबाज है। इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। आगे देखते हैं। 40 अगला क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ताप बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम, आयरन और चूना की। आप सभी को जो ऑप्शन में मिलेगा आप उसे टिक करेंगे। लेटेलाइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की भी अधिकता पाई जाती है, आयरन की भी पाई जाती है और चूने की भी अधिकता पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर ऊपर नहीं होगा दोस्तों, उप होगा। क्या होगा? उप होगा। जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? देवेंद्र। कौन थे? देवेंद्र जी थे जो 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? कपिल देव। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में ही जीता था। किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था, जो लगातार 2 बार विश्व कप जीतती जा रही थी। भारत ने उसे हराकर पहला वर्ल्ड कप अपने नाम 1983 ईस्वी में किया था, जिसके कप्तान कपिल देव जी थे, ये भी आप याद रखिएगा। मुसलमानों का गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? मुसलमानों के गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम जो है दोस्तों ये मुसलमानों का गमों का त्यौहार कहा जाता है। मुहर्रम मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे एक शहादत का त्यौहार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर इसका क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित गीता चंद्र जी हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 50 मीटर। ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है, ये भी आप याद रखें। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा के अध्यक्षों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 84 में। किसमें? अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि राज्यसभा का वर्णन किस में है, तो दोस्तों अगर राज्यसभा की बात करें तो अगर दोस्तों एक ट्रिक आप याद करें, सरला। क्या? यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सरला से दोस्तों क्या है?
79 में संसद का उन्नयन किया गया है, 80 में राज्यसभा का उन्नयन किया गया है और 81 में लोकसभा का उन्नयन किया गया है। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं सरला से। 79 में संसद का उन्नयन, 80 में राज्यसभा का उन्नयन और 81 में लोकसभा का उन्नयन किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं देवदास उपन्यास के लेखक हैं। आगे देखते हैं, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो उड़ीसा राज्य के। दोस्तों, अक्सर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जो नए गवर्नर और नए सीएम नियुक्त हुए हैं उन्हें आप जरूर याद कर जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में अक्सर पूछा ही जा रहा है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर आप सबको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? तो पुराण में किया गया है। कहाँ पर? पुराणों में जेमिनी का उल्लेख किया गया है। धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? तो राइट आंसर क्या है? आगरा घराने से। किससे है? आगरा घराने से धग्गे खान का संबंध है। आगे देखते हैं, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि आपका पेपर कब है, ताकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए ला सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।